Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well, staying safe, fit, and fine. Uh, Here I'm after a long time, as due to the neck infection, I'm not allowed to speak, and that's why this video is coming after a long time. Today, we have studied the chapter number 10, the last lecture. Today, we are going to discuss the chapter number 11, that is the alcohol, phenols, and ethers. है ना। सीबीएसई ने इस चैप्टर में से जो रिड्यूस किया है वो पार्ट है आपका मिथनॉल और इथनॉल के यूजेस बेसिकली। ठीक है, बाकी इसके अलावा हमें सारी चीज़ें पढ़ रही है। ठीक है, अल्कोहल फिनाल बेसिकली हम लोग देखो हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली चैप्टर नंबर 11 में सब्सटीट्यूशन, है ना। जब एक एक से ज़्यादा चीज़ों का सब्सटीट्यूशन होता है हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, और दूसरा एटम और दूसरा ग्रुप जाके जुड़ जाता है ना, तो उससे क्या होता है, एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसके प्रॉपर्टीज एकदम डिफरेंट होती हैं, एप्लीकेशंस भी डिफरेंट होते हैं, है ना। तो अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो तब होता है जब एक हाइड्रोजन एटम हाइड्रोकार्बन से या एलिफेटिक हो या एरोमेटिक है ना, अगर ओ एच ग्रुप के द्वारा रिप्लेस होता है तो वहाँ पे अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स होते हैं। एलिफेटिक में होता है तो अल्कोहल्स बनते हैं, और एरोमेटिक में होता है तो क्या बनता है बच्चों, फिनॉल्स बनते हैं, है ना। And these classes of compounds find wide application in industry as well as in the day-to-day life. For instance, have you ever noticed that ordinary spirit used for polishing the wooden furniture is chiefly a compound containing the hydroxyl group, that is ethanol? है ना, जब पेंट वगैरह करते हैं वुडन फर्नीचर्स को या पॉलिश करते हैं तो जो उसमें स्पिरिट डाली जाती है ना, वो क्या है, वो इथेनॉल है, जो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। जो चीनी हम खा रहे हैं, तो कॉटन जो हम यूज़ कर रहे हैं, फैब्रिक बेसिकली, है ना, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ आपके अल्कोहल्स में आता है ना। सब में ओ एच ग्रुप्स होते हैं, है ना। जस्ट जस्ट थिंक अ लाइफ विदाउट अ पेपर। कोई नोटबुक्स नहीं होंगी, कोई बुक्स नहीं होंगी, न्यूज़पेपर्स नहीं होंगे, करेंसी नोट्स नहीं होंगे, चेक सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, है ना। मैगजीन्स, है ना, जिसमें बहुत ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स होते हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरीज होते हैं, वो भी हमारी लाइफ से चले जाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, अल्कोहल और फिनॉल्स का बहुत वाइड यूजेस है ना, डे टू डे लाइफ में। तो आज इसके बारे में हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, अल्कोहल कंटेन्स वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओ एच ग्रुप को आपको पढ़ा है, मैंने नॉमेनक्लेचर में पढ़ाया था। हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है विच इज डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन एटम, है ना, एलिफेटिक सिस्टम में। यानी CH3 आपका क्या है, एक एलिफेटिक सिस्टम है, हाइड्रोकार्बन जिससे ओ एच जुड़ा हुआ है, तो CH3OH हो जाएगा, है ना। जबकि जो फिनॉल है उसमें OH होगा, वो डायरेक्टली अटैच्ड होगा कार्बन एटम से, जो एरोमेटिक सिस्टम में होगा, यानी C6H5OH। तो एरोमेटिक से अगर जुड़ा हुआ है OH तो दैट इज द फिनॉल, और अगर एलिफेटिक से जुड़ा हुआ है तो दैट इज व्हाट, इट इज अ अल्कोहल। ओके, यस। जो सब्स्टिट्यूशन होता है हाइड्रोजन एटम का हाइड्रोकार्बन्स में बाय एल्कोक्सी या एरे एरेलॉक्सी ग्रुप, है ना, उससे एक अनदर कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग ईथर्स बोलते हैं, है ना। वो भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, जैसे CH3O, CH3 या डाई मिथाइल ईथर एंड ऑल। ठीक है ना। तो इस यूनिट में हम सिंपली अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या आते हैं, क्लासिफिकेशंस पे आते हैं, है ना। जो क्लासिफिकेशन होता है इन कंपाउंड्स का, है ना, तो इससे क्या होती है, स्टडी बहुत इजी हो जाती है ना। मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स, है ना। अल्कोहल्स को बच्चों हम या फिनॉल्स को बेसिकली मोनो, डाई, ट्राई या पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। डिपेंड कर रहा है कि वो कितने, एक, दो, तीन या ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक OH लगा हुआ है, ये मोनोहाइड्रिक है, दो लगे हुए डाईहाइड्रिक, तीन लगे हुए ट्राईहाइड्रिक, है ना। और फिर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को भी हम फर्दर क्या कर सकते हैं बच्चों, क्लासिफाई कर सकते हैं बेसिस ऑन देयर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम। बाकी भाई जिस कार्बन से वो जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे भी कंपाउंड है जिसमें sp3 कार्बन है ना, यानी कार्बन sp3 है और उससे OH बॉन्ड जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है। इस टाइप के अल्कोहल्स में क्या होता है बच्चों, कि जो आपका कार्बन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो उस कार्बन से जुड़ा होता है जो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, उनको फर्दर हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स में क्या किया हुआ, डिवाइड किया हुआ है इन दीज थ्री टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है ना।
तो इन दिस टाइप ऑफ एल्कोहल क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल्स होते हैं, है ना। जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन एटम पे रिस्पेक्टिवली जुड़े होते हैं, ठीक है। प्राइमरी में आप देख सकते हो CH2 से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी में CH से जुड़ा है 2, ठीक है, और टर्शियरी में 3, यानी 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से होते हैं, ठीक है। दूसरा आपका एलाइलिक एल्कोहल्स हैं। इन दिस एल्कोहल्स क्या होता है, जो OH ग्रुप होता है वो आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है ना। इट इज अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन विच इज नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यानी यहाँ पे आपका, यानी यहाँ पे क्या होता है, आपका जो OH बॉन्ड होता है ना, वो ऐसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा होता है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद होता है ना, यानी जो एलाइलिक कार्बन से जुड़ा होता है। यहाँ देखो, यहाँ पे CH2 और CH के बीच में डबल बॉन्ड है, और इनके बाद जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है CH2 उससे जुड़ा हुआ है ना। तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 OH, ये एलाइलिक कार्बन होता है। कौन सा कार्बन होता है, दिस इज द एलाइलिक कार्बन बेसिकली, ठीक है। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी ये भी हो सकते हैं, ओके। चलिए, अब हम आते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल्स, ठीक है। जो बेसिकली बेंजाइलिक अल्कोहल्स हैं, ये तो एलाइलिक हो गया। बेंजाइलिक अल्कोहल्स में क्या होता है बच्चों, कि जो OH ग्रुप होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है विच इज नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। यानी एक एरोमेटिक रिंग है और उस एरोमेटिक रिंग से एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जुड़ा हुआ है, और उससे आपका अल्कोहल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो वो बेंजाइलिक अल्कोहल हो गया। वो भी 3 टाइप का हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। आप तीनों के बारे में देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है तीनों का, है ना। तो एलाइलिक और बेंजाइलिक ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी हो सकते हैं। अब आते हैं ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, जो sp2 कार्बन से जुड़ा हो, OH बॉन्ड, है ना। इसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है आपका, और sp2 हाइब्रिडाइज होता है कार्बन, है ना। इसको हम लोग विनाइलिक कार्बन बोलते हैं, या इसको एराइल कार्बन भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग विनाइलिक अल्कोहल्स भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो CH2 CH2 OH, इस तरीके से। फिनॉल्स में आप देख सकते हो बेंजीनिक से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है CH2 कार्बन से। तो इस टाइप के जो होते हैं वो आपका क्या होता है, विनाइलिक एल्कोहल्स कहलाते हैं। अब आते हैं ईथर्स पे। वो जो ईथर्स क्या होते हैं, दे आर क्लासिफाइड एज ए सिंपल और सिमेट्रिकल, है ना। ईथर्स आर क्लासिफाइड एज सिंपल और सिमेट्रिकल इफ द एल्काइल और एराइल ग्रुप्स, अगर देखो एल्काइल या एराइल ग्रुप, है ना, ये अटैच होता है ऑक्सीजन एटम से और दोनों सेम है, या दे आर मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, या दोनों ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे डाई इथाइल ईथर CH2 C2H5O ये सिमेट्रिकल है ना। अब देखो C2H5O CH3 ये क्या है, ये अनसिमेट्रिकल है। क्यों, क्योंकि इधर C2H5 है और उधर क्या है CH3 है, बीच में आपका O है ना। तो ये सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, इवन मिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। नॉमेनक्लेचर की बात करें, नॉमेनक्लेचर तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं बच्चों। जो एल्कोहल्स होते हैं इनका जो कॉमन नेम होता है एल्कोहल्स का, वो उनके क्या होता है, एल्काइल ग्रुप से निकलता है ना। उसमें हम एल्कोहल जोड़ देते हैं। जैसे CH3OH है तो इसमें क्या है, ये मिथेनॉल होता, अगर CH4 होता मीथेन होता, है ना। तो हमने एक H हटाया, ये क्या हो गया, मिथाइल हो गया, और साथ में हमने अल्कोहल जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, मिथाइल अल्कोहल, है ना। लेकिन अगर IUPAC की अगर हम बात करें, क्लास 11th में मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। जो अल्कोहल का नेम होता है वो कहाँ से डिराइव होता है, वो एल्केन से ही डिराइव होता है, वहाँ से हम ई हटा देते हैं, है ना। और ई हटा करके OL, कौन सा सफिक्स ऐड करते हैं बच्चों, OL ऐड करते हैं, है ना। तो अगर मीथेन है तो मीथेन में से ई हटा देंगे और वहाँ OL जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। इथेन है, वहाँ से ई हटा देंगे, OL लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। इस तरीके से इनकी नेमिंग क्या हो सकती है बच्चों, आ सकती है, आप देख सकते हो। और आपका ये अल्कोहल ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है ना, उसकी जगह हम नंबरिंग दे सकते हैं। अगर 1 नंबर पे लगा है तो 1 OL हो जाएगा, 2 नंबर दूसरे नंबर पे लगा है कार्बन पे तो 2 OL, तीसरे पे लगा है तो 3 OL। इस तरीके से आपकी क्या हो रही नेमिंग हो सकती है। समझ में आ रहा है इजी, है ना। तो ये आपका, अगर साइक्लिक एल्कोहल्स है इनको हम लोग प्रीफिक्स साइक्लो का यूज़ करके दे सकते हैं। जैसे ना यहाँ देख लो, साइक्लोहेक्सेनॉल है,
ये दूसरे नंबर पे लगा हुआ, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, मिथाइल लगा हुआ, मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल हो सकता है, 5 कार्बन वाला है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, नेमिंग इनकी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं फिनॉल्स पे। जो सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है बेंजीन का, वो क्या है आपको पता है, फिनॉल है ना। इसका जो कॉमन नेम है ना, इट्स कॉमन नेम है एंड इट इज ऑल्सो एन एक्सेप्ट IUPAC नेम। ठीक है ना। एज स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल इन्वॉल्व्स बेंजीन रिंग, ये आपको पता है कि भाई जो फिनॉल का स्ट्रक्चर होता है उसमें एक बेंजीन रिंग की इन्वॉल्वमेंट है ना। इसीलिए आपको मैंने बताया था कि ऑर्थो, मेटा और पैरा में, तीन में भी क्या हो सकता है, ये हो सकता है, इसको बताया जा सकता है। जैसे ऑर्थो का मतलब 1 और 2 पे होगा, मेटा का मतलब 1 और 3 पे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, और पैरा का मतलब 1 और 4 पे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ये चीज़ आप पढ़ भी चुके हैं, देख सकते हो यहाँ पे, है ना। ये देखो, ये फिनॉल है सिंपल, ये 2 मिथाइल फिनॉल, ये 3, ये देखो ओ है ऑर्थो, है ना। ऑर्थो में क्या है, 1 और 2 पे है। ठीक है, मेटा में 1 और 3 पे है, सी देखो ना, एम क्रिसॉल पे देखो, और पैरा पे देखो 1 और 4 पे है, यानी 4 मिथाइल फिनॉल। तो इस तरीके से ऑर्थो, मेटा, पैरा आपका होता है, जिसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। ठीक है। ईथर्स की बात करें तो जो कॉमन नेम होता है ईथर्स का, इट इज डिराइव फ्रॉम द नेम्स ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप्स रिटन द सेपरेट वर्ड्स इन ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर का इसमें बहुत ध्यान रखा जाता है। ठीक है ना। और लास्ट में ईथर का ईथर जो वर्ड है उसको ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो CH3OC2H5 इस वर्ड इथाइल मिथाइल ईथर। हमने इथाइल पहले क्यों लिखा है, क्योंकि ये अल्फाबेटिकली पहले आता है। मिथाइल इथाइल नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा। क्या होगा ये, इथाइल मिथाइल ईथर, लास्ट में इसको ईथर का ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, है ना। यहाँ पे CH3 सिमेट्रिकल है, तो 2 मिथाइल हो गए, तो इसलिए हम डाई मिथाइल ईथर कह देंगे। यहाँ C2H5OC2H5 डाई इथाइल ईथर हो जाएगा। यहाँ देखो एक तरफ क्या है, एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ प्रोपाइल है, तो मिथाइल अल्फाबेटिकली प्रोपाइल से पहले आएगा, तो मिथाइल एंड नॉर्मल प्रोपाइल ईथर, ये इनके कॉमन नेम है। IUPAC नेम की बात करें बच्चों, तो हम क्या इसमें इथॉक्सी मिथॉक्सी का यूज करते हैं। है ना। तो आप देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ईथर्स आर रिगार्डेड एज हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स इन विच अ हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय एन OR या OAR ग्रुप, है ना। जहाँ पे R या एयर को रिप्रेजेंट करता है हम एल्काइल और एल्काइल एराइल ग्रुप्स, है ना। जितना बड़ा आपका R ग्रुप होगा, है ना, उसको हम लोग पेरेंट हाइड्रोकार्बन मारते हैं। जो बड़ा आपका R ग्रुप होगा, एल्काइल या एराइल ग्रुप, उसको हम लोग पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं, मानते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब ये देख सकते हो मिथॉक्सी मीथेन, है ना, ऑक्सी का यूज करते हैं। ईथर में कौन सा सफिक्स यूज होता है, ऑक्सी, OXY, है ना। यहाँ पे इथॉक्सी इथेन है, यहाँ पे 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, पेरेंट कार्बन आपका जो होगा सबसे बड़ी चेन होगी। यहाँ पे प्रोपेन, है ना, बड़ा है ना, इसलिए हम लोग प्रोपेन इसको यूज किया, है ना। ये हो जाएगा आपका मिथॉक्सी बेंजीन, C6H5 लगा हुआ है। तो इस तरीके से इनका IUPAC बेसिकली आपकी नेमिंग्स है। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ इन फंक्शनल ग्रुप्स। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चों एल्कोहल्स में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है OH ग्रुप का, वो अटैच होता है ऐसे कार्बन से सिग्मा बॉन्ड के द्वारा, है ना। एंड इट इज द बॉन्ड फॉर्म बाय द ओवरलैप ऑफ व्हाट sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, है ना। जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर निकलता है। यहाँ देखो मिथॉल फिनॉल और मिथॉक्सी मीथेन का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ दे सकते हैं, दिया हुआ है। ठीक है, 142, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में 142, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में 96। मिथेनॉल में, फिनॉल में भी देख सकते हैं, दोनों का यहाँ पे बॉन्ड लेंथ वगैरह दिया हो। तो इस तरह के बेसिक इनका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो बॉन्ड एंगल हो गया, है ना, इन एल्कोहल्स इट इज स्लाइटली लेस देन द व्हाट टेट्राहेड्रल एंगल, है ना। इनका जो एंगल्स होता है वो टेट्राहेड्रल एंगल स्लाइटली थोड़ा कम होता है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऐसा क्यों होता है ना। तो ये होता है, इट इज ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन। जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, उनके बीच में रिपल्शन होने की वजह से क्या होता है, ये स्लाइटली जो बॉन्ड एंगल होते हैं ये थोड़ी सी कम होती है ना। इन फिनॉल्स दो, देखो फिनॉल्स में क्या होता है, जो OH ग्रुप होता है वो अटैच होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से एरोमेटिक रिंग में, है ना। तो जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होती है वो 136 पिकोमीटर होती है फिनॉल्स में। वो भी क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है मिथेनॉल्स। और ये क्यों होता है, ये इसके दो रीज़न होते हैं। पहला है, क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, यहाँ से ध्यान रखना,
दिस इज ड्यू टू द partial double bond character on account of what? Conjugation of unshared pair of oxygen. ये क्या होता है, जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्सीजन पे जो होता है एरोमेटिक रिंग में, उसकी वजह से। दूसरा है ना, जो sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट होती है कार्बन की, जिससे ऑक्सीजन आपका जुड़ा होता है, उसकी वजह से, है ना। इन ईथर्स द 4 इलेक्ट्रॉन जो पेयर होते हैं, दैट इज द 2 बॉन्ड पेयर्स एंड द 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन आर अरेंज अप्रोक्सीमेटली इन अ टेट्राहेड्रल रिंग। ईथर्स में क्या होता है, जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, यानी जो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे होते हैं, वो एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो बॉन्ड एंगल होती है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है ना। और जो टेट्राहेड्रल एंगल होता है वो रिपल्सिव इंटरेक्शन की वजह से आपको बल्क के ग्रुप्स में दिखाई को देता है। तो उसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 141 पिकोमीटर का होता है। वो सेम होता है जैसे अल्कोहल्स में भी होता है। अब आते हैं प्रिपरेशन हम इनकी कैसी करेंगे, ठीक है। अगर हम प्रिपरेशंस की बात करें तो जो अल्कोहल्स होते हैं दे आर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। पहला, एल्कीन से कैसे बनाया जाता है, तो इसको हम लोग आपको मार्कोनिकॉफ रूल्स देखते हैं क्या होता है, बताया भी था शायद, आप 11th में पढ़ चुके हैं मार्कोनिकॉफ रूल, है ना। एल्कीन से पहला है बाय एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, यानी एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन से भी हम बना सकते हैं। जैसे एल्कीन रिएक्ट विद वाटर, एल्कीन क्या करेगा, वाटर से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, जो एक एज ए कैटलिस्ट के फॉर्म में होता है और एल्कोहल्स का फॉर्मेशन करता है ना। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ध्यान रखना, है ना, तो जो एडिशन रिएक्शन होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग होगी। आइए देखते हैं कैसे। देखो मैकेनिज्म दिया हुआ है यहाँ पे ये, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एडिशन हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो पहले स्टेप 1 में क्या होता है, मैकेनिज्म यहाँ पे है, प्रोटोनेशन होगा एल्कीन का और वो कार्बोकैटायन बनेगा, याद है ना, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा H3O का। देखो H2O प्लस H प्लस गिव्स H3O, फिर इसका आपका क्या होगा यहाँ पे अटैक होगा, तो देख सकते हो एल्कीन है प्लस H3O, तो ये ऑक्सीजन इधर जाएगा इसका बॉन्ड, ठीक है, ये H टूट जाएगा और ये इससे जुड़ेगा जाके, है ना। तो H2O अलग होगा और इस तरीके से कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन, फिर वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा कार्बोकैटायन पे इस तरीके से। और फिर लास्ट में जो है आपका, और जो लास्ट स्टेप है उसमें हम क्या होता है, डीप्रोटोनेशन करते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये तीनों स्टेप्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एल्कीन्स के द्वारा बन सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोबोरेशियन ऑक्सीडेशन, है ना। ये सबसे पहले एच सी ब्राउन 1959 में इसको ढूंढा था, है ना। इसमें बोरेन का भी यूज़ होता है, हाइड्रोबोरेशन होता है यहाँ पे, जिसमें डाई बोरेन, है ना, BH3 ट्वाइस जो एल्कीन से रिएक्ट करता है और ट्राई एल्काइल बोरेन्स देता है ना। ये एज एडिशनल प्रोडक्ट निकल के आता है ना। एंड दिस इज द ऑक्सीडाइज टू अल्कोहल बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फिर वो क्या होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा ऑक्सीडाइज होगा, है ना, एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। और इस तरीके से आपका ये रिएक्शन यहाँ पे दी गई है और ये आपका जो है अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, है ना। और आपको पता है ये जो बोरेन का एडिशन होता है डबल बॉन्ड्स का, वो इस तरीके से होता है ना, कि जो बोरॉन होगा, यानी जो आपका जो बोरोन एटम होगा वो अटैच्ड होगा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से, है ना, और उसके साथ होगा, उस कार्बन के साथ होगा जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये अपोजिट है मार्कोनिकॉफ रूल्स, है ना। तो इस तरीके का जो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है ना, वो अपोजिट मैनर में होता है मार्कोनिकॉफ रूल्स से। तो इस चीज़ का ध्यान, और इसमें क्या होता है कि बहुत अच्छी ईल्ड मिलती है आपको, किसकी, अल्कोहल्स की। दूसरा है कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे बनता है, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन को आप सिंपल रिड्यूस कर देते हैं पैलेडियम के प्रेजेंस में, ठीक है, या एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, और आपको आप उनको रिड्यूस करके भी क्या कर सकते हैं बच्चों, फॉर्मेशन एल्कोहल्स का कर सकते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स को भी अगर आप रिड्यूस करें, है ना, तो भी ये भी क्या करते हैं, प्राइमरी एल्कोहल्स की यील्ड देते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि LiAH4 बहुत ही एक्सपेंसिव रिजेंट होता है, इसीलिए कभी कभी हम क्या करते हैं, ये बहुत ही स्पेशल केमिकल्स को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं ग्रिग्नार्ड रिजेंट पे, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है ना। एल्कोहल्स आर प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट, या पढ़ भी चुके हैं यूनिट 10 में, पिछली बार मैंने बताया था लास्ट चैप्टर में इसको, है ना। जो फर्स्ट स्टेप होता है रिएक्शन का वो क्या होता है, इट्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन।
द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट, और वो किससे जुड़ता है? कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ता है और वो एडक्ट बनाता है। यहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस होती है एडक्ट की, वो क्या करता है? आपका एल्कोहल का यील्ड देता है, पढ़ चुके हैं उसको लास्ट चैप्टर में, है ना। जो ओवरऑल रिएक्शन होती है यूजिंग डिफरेंट एल्डिहाइड एंड कीटोनाइज, तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन का यूज करके एज ए ग्रिग्नार्ड एजेंट आप यहाँ पे एल्कोहल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल्स आर यूज एज व्हाट? कार्बोलिक एसिड्स। इनको हम लोग कार्बोलिक एसिड की तरह भी यूज़ करते हैं, बोलते हैं इसको बेसिकली, इनको ये भी कहते हैं, है ना। और इसको पहली बार आइसोलेट किया गया था अर्लियर 19th सेंचुरी में, कोल तार से बनाया गया था, ठीक है। आजकल अगर बात करें बच्चों, तो फिनॉल जो है वो कॉमर्शियली प्रोड्यूस होता है सिंथेटिकली। इन द लेबोरेटरी फिनॉल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन डेरिवेटिव्स बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड, किसी मेथड से इनको बनाया जा सकता है, ठीक है। पहला है क्या? फ्रॉम हेलोएरेन, हेलोएरेन से भी बना सकते हैं। जैसे क्लोरोबेंजीन हो गया ना, इसको अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन और 320 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे फ्यूज़ करें, तो आपको क्या होगा? फिनॉल का जो होगा वो फॉर्मेशन होगा, ठीक है। दूसरा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी बना सकते हैं। बेंजीन को अगर हम सल्फोनेट करें ओलियम और बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ, तो ये सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होगा, फिर उसको अगर फर्दर हीट करें तो ये क्या हो जाएगा? आपका फिनॉल्स का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। डाइजोनियम सॉल्ट से भी बना सकते हैं। ये सारे रिएक्शंस आप लर्न कर लेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म बाय ट्रीटिंग एन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन विद नाइट्रस एसिड यानी NaNO2 प्लस HCl, और डायजोनियम सॉल्ट्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू फिनॉल्स बाय वार्मिंग विद वाटर, वाटर के साथ गर्म करके भी हम क्या कर सकते हैं? इसको बना सकते हैं, ठीक है। क्यूमिन से भी बना सकते हैं। देखो फिनॉल का जो मैन्युफैक्चर होता है ना, वो एक हाइड्रोकार्बन यानी क्यूमिन से भी बनाया जा सकता है। क्यूमिन क्या है? इसको हम लोग आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे किसकी प्रेजेंस में बच्चों? एयर की प्रेजेंस में, है ना। और क्यूमिन हाइड्रो पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका फिनॉल और एसीटोन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो बनाया जा सकता है हमसे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो बच्चों एल्कोहल एंड फिनॉल्स, इनके बेसिकली दो पार्ट्स हैं, एक एल्काइल और एराइल ग्रुप होता है, दूसरा आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एल्कोहल एंड फिनॉल्स के, दे आर चीफली ड्यू टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ध्यान रखना, क्योंकि वो एक क्या है? फंक्शनल ग्रुप है आपका, है ना। तो जो नेचर होता है अल्काइल और एल्काइल ग्रुप्स का, सिंपली मॉडिफाई होता है, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें, तो जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं अल्कोहल और फिनॉल्स की, है ना, वो इंक्रीज होते हैं कब? विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, है ना। जितने ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे उतना ज़्यादा आपको उनका बॉइलिंग पॉइंट्स और क्या होगा? एल्कोहल और फिनॉल को होगा, क्योंकि वॉन्डर वॉल फोर्सेस क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे, और जब वॉन्डर वॉल फोर्सेस बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? ज़्यादा हो जाएगा इनका, है ना। और इन एल्कोहल्स में क्या होता है? जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट घटता है कब? जैसे इंक्रीज इन द ब्रांचिंग, अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी कार्बन चेन की, है ना, जब ब्रांचिंग बढ़ेगी तो क्या होगा बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, ध्यान रखना चीज का। ब्रांचिंग की बात कर रहा हूँ, चेन की नहीं। क्यों? क्योंकि जब ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और आपका वॉन्डरवॉल फोर्सेस भी क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, है ना। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। वॉन्डरवॉल फोर्सेस, उसमें क्या होता है? इंक्रीज होता है, लेकिन जब ब्रांचिंग बढ़ेगी तो वो डिक्रीज होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, है ना। ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल और फिनॉल का, वो हायर होता है इन कंपेरिजन टू द अदर क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स, जैसे ईथर्स, हेलो एल्केन, हेरो एरेंस, इनके कंपेरिजन में वो क्या होता है बच्चों? ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आता है सॉल्युबिलिटी। अगर हम सॉल्युबिलिटी का बात करें, ठीक है, सॉल्युबिलिटी, अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की इन वाटर में, तो इट इज़ ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। इस तरीके से देखते हो हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरीके का यहाँ पे हो रहा है। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ व्हाट? एल्काइल एंड एराइल ग्रुप्स, है ना। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा एल्काइल एराइल ग्रुप्स का, सॉल्युबिलिटी घटती चली जाएगी इनकी, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान। केमिकल रिएक्शंस की अगर बात करें तो एल्कोहल एक वर्सेटाइल कंपाउंड होता है ना। ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों से रिएक्ट करता है,
जो बॉन्ड होता है OH का वो ब्रोक हो जाता है जब अल्कोहल रिएक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल से। इस तरीके से देखें, अल्कोहल जब ऐसे न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है, आप देख सकते हो किस तरीके से ये रिएक्ट कर रहा है कार्बन से, वो बॉन्ड ब्रोक हो जाता है, ब्रेक इन हो जाता है OH बॉन्ड, ठीक है। OH बॉन्ड ब्रोक हो जाता है, इस तरीके से आपका कार्बोनिल ग्रुप ऐड हो जाता है, ठीक है। जो बॉन्ड होता है CO वो ब्रोक टूट जाता है व्हेन दे रिएक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स। ये चीज़ का ध्यान रखना। जब वो न्यूक्लियो, देखो दो चीज़ यहाँ ध्यान देना है। जब वो अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह अगर रिएक्ट करेगा तो उसका कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। बस सिंपल ये है आपका देखना है। देखिए यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म दिया हुआ है, ठीक है। अब एज ए न्यूक्लियोफाइल जब वो वर्क करेगा तो कौन से रिएक्शन तो होते हैं, जैसे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। जब ये मेटल से रिएक्ट करता है तो ध्यान रखना, जब भी अल्कोहल और फिनॉल आपके एक्टिव मेटल से जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम से रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, उनके एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड बनाते हैं और साथ में हाइड्रोजन निकलता है। देख सकते हैं जैसे 2ROH प्लस 2Na गिव्स व्हाट 2RONA, यानी सोडियम एल्कोक्साइड बना और साथ में हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे फिनॉल रिएक्ट करेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, है ना। तो ये सारे रिएक्शंस हैं इनकी मेटल्स के साथ, ठीक है। सेकेंड है आपका एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। जो एसिडिक कैरेक्टर होता है अल्कोहल्स का, इट इज़ ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना। जो अल्कोहल्स का एसिडिक नेचर होता है वो क्या होता है, OH बॉन्ड के पोलर नेचर की वजह से। और यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है CH3 या C2H5, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन पे बढ़ा देता है, जिससे पोलैरिटी क्या हो जाती है, घट जाती है ना। और इससे क्या होता है, जो एसिड स्ट्रेंथ होती है वो भी क्या होती है, अल्कोहल्स की घट जाती है। इसीलिए इसी रीजन की वजह से जो एसिड स्ट्रेंथ है अल्कोहल्स की वो घटती चली जाती है, प्राइमरी की सबसे ज़्यादा, उससे कम सेकेंडरी की, और सबसे कम टर्शरी की। तो ये ध्यान रखना, ऑर्डर पूछे आ सकते हैं आपसे क्वेश्चन, है ना। हालांकि जो अल्कोहल्स होते हैं, हाउएवर दे आर द वीकर एसिड्स देन वाटर, वाटर से भी वीकर एसिड्स होते हैं, है ना। आप इस तरीके से देख सकते हो, बेस है और ये एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट एस है, ये कॉन्जुगेट बेस है। ये आप लर्न कर लेंगे, इसको देख लेंगे, बना लेंगे, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है आपका कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, ठीक है ना। इससे पता चलता है कि वाटर क्या है, एक बेटर प्रोटॉन डोनर है। और आपको मैंने बताया था कि जो बेटर प्रोटॉन डोनर होता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है ना। तो अल्कोहल से अच्छा ये प्रोटॉन डोनर है, इस वजह से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, यानी अल्कोहल वीक है और वाटर क्या है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। एसिडिटी अगर फिनॉल्स की बात करें तो जो रिएक्शन होती है फिनॉल्स की मेटल के साथ, है ना, या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वो उसके एसिडिक नेचर को दिखाती है। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यानी जो इन फिनॉल, वो डायरेक्टली अटैच होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से बेंजीन रिंग में, और जो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है। और इसीलिए ड्यू टू दिस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है फिनॉल मॉलिक्यूल पे, वो एक रेजोनेंट स्ट्रक्चर शो करता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने सारे रेजोनेंट स्ट्रक्चर शो कर रहा है, क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, है ना। तो जो रिएक्शन होती है फिनॉल की एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वो ये बताता है कि फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स एंड वाटर। यानी अगर यहाँ पे आपको देखा जाए तो सबसे वीक अल्कोहल, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाटर, और उससे ज़्यादा फिनॉल। ये इनके एसिडिटी का क्या है, क्रम है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, है ना। जो आयनाइजेशन होता है अल्कोहल और फिनॉल का, वो इस तरीके से हो सकता है, आप देख सकते हैं R, ठीक है, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, इसका यहाँ पे आयनाइजेशन हो रहा है, हाइड्रोजन निकल गया। यहाँ पे फिनॉल का भी हाइड्रोजन दिखाया गया है, ठीक है, आयनाइजेशन, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन्स होते हैं फिनॉल्स का, उनकी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, यानी जो OH बॉन्ड से अटैच होता है, इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो घट जाती है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने की वजह से पोलैरिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, जिससे क्या होता है, जो आयनाइजेशन होता है फिनॉल्स का, ठीक है ना, वो बढ़ जाता है इन कंपेरिजन टू द व्हाट, अल्कोहल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो अब ये बात हो गई बच्चों इनके कि कैसे आयनाइजेशन होता है। तो ये मैंने यहाँ पे बताया कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, ठीक है। तो ये आयनाइजेशन का यहाँ पे कंसेप्ट था, जिससे ये पता चलता है कि बच्चों भाई कि ये जो फिनॉल्स में आयनाइजेशन होता है वो ज़्यादा इजीली होता है, इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू द व्हाट, अल्कोहल्स। और ये होता है किस वजह से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है ऑक्सीजन पे, जिससे पोलैरिटी जो होती है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की बढ़ जाती है। अब बात करते हैं एल्कोक्साइड की और फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी की। देखो एल्कोक्साइड में क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ऑक्सीजन पे लोकलाइज्ड होता है, जबकि फिनॉक्साइड में जो होता है वो जो चार्ज वो क्या होता है, डीलोकलाइज होता है। और इस डीलोकलाइजेशन की वजह से जो फिनॉक्साइड आयन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, है ना, और ये फिनॉल के आयनाइजेशन को फेवर करते हैं।
ऑल्दो देर इज ऑल्सो, वहाँ पे देखो 4 डिलोकेशन फिनॉल में भी होता है, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। अगर सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स की बात करें तो जो प्रेजेंस होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का, जैसे नाइट्रो ग्रुप हो गया है ना, वो क्या करता है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, और इससे जो इफेक्ट होता है वो मोर प्रोनाउंस्ड हो जाता है ना। और इस वजह से इनकी ऑर्थो और मेटा पोजिशन पे वो क्या होता है, इफेक्ट ज़्यादा प्रोनाउंस होता है। इससे क्या होता है कि इफेक्टिव डिलोकलाइजेशन होने की वजह से नेगेटिव चार्ज के फिनॉक्साइड आयन में ऐसा होता है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इनसे क्वेश्चन, इनकी स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रीफिकेशन। जो अल्कोहल्स और फिनॉल्स होते हैं दे रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्रेट टू फॉर्म ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मेशन में यहाँ पे करते हैं, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिएक्शन दी गई है किस तरीके से। ये जो रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की और एसिड एनहाइड्राइड की, ये क्या होती है, इट इज़ कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है ना। देयरफॉर जो वाटर होता है इट इज़ रिमूव्ड एज सून एज इट फॉर्म, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो रिएक्शन होती है एसिड क्लोराइड के साथ, ये क्या होता है, इट इज प्रेजेंस ऑफ अ व्हाट, बेस या पायरिडिन, सो एज टू न्यूट्रलाइज व्हाट HCl विच इज फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। और ये क्या होता है, इसका इक्विलिब्रियम थोड़ा बहुत शिफ्ट होता है राइट हैंड साइड में। और जो इंट्रोडक्शन होता है एसिटिल का ग्रुप का एल्कोहल्स और फिनॉल में, इसी को हम लोग एसिटाइलाइजेशन बोलते हैं, है ना। और जो ये जो एसिटाइलाइजेशन होता है सैलिसिलिक एसिड का, वो एस्प्रिन का फॉर्मेशन करता है। एस्प्रिन नाम सुना है आपने, ये तो कभी कभी पूछ लेता है कि एस्प्रिन, ये जिसको हम लोग एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, है ना, वो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। दूसरा है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अभी तो OH बॉन्ड का पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक, अब हम लागे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। इस रिएक्शन में क्या होता है, जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है वहाँ पे क्लीवेज होता है ना। और ये सिर्फ अल्कोहल्स में होता है। फिनॉल इस टाइप के रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ जिंक के साथ दिखाते हैं और किसी के साथ नहीं दिखाते, ठीक है। तो आप देखिए पिछले चैप्टर में ही मैंने आपको पढ़ाया था कि जब आपको जो अल्कोहल होता है वो हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो एल्काइल हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, सिंपल रिएक्शन है ना। जो डिफरेंस होता है रिएक्टिविटी में 3 क्लासेस के अल्कोहल्स में विद HCl, वो डिस्टिंग्विश कैसे होता है फ्रॉम वन अदर बाय द ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास रीजेंट के द्वारा। जो ल्यूकास रीजेंट क्या होता है, कभी कभी बच्चों पूछ लेता है अल्कोहल्स और, है ना, जो अल्कोहल्स होते हैं दे आर सॉल्युबल इन ल्यूकास रीजेंट। ध्यान रखें ल्यूकास रीजेंट क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2। पूछ लेता है कभी कभी कि व्हाट इज ल्यूकास रीजेंट, तो ल्यूकास रीजेंट इज HCl एंड व्हाट, कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 को मिला दिया तो ये ल्यूकास रीजेंट होता है। इसका टेस्ट करके हम क्या कर सकते हैं, इनके बारे में बता सकते हैं, ठीक है ना। तो अल्कोहल्स क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है ल्यूकास रीजेंट, है ना। जबकि इनके जो हैलाइड्स होते हैं वो इमिशिबल होते हैं, इमिशिबल समझ रहे हो ना, मिक्स नहीं होते। एंड दे प्रोड्यूस व्हाट, टर्बिडिटी इन सॉल्यूशन, यानी वो टर्बिडिटी प्रोड्यूस कर देते हैं सॉल्यूशन में। जबकि जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं, जो टर्बिडिटी होता है इट प्रोड्यूस इमीडिएटली, तुरंत के क्या फॉर्मेशन कर देते हैं, है ना। जबकि जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं ये टर्बिडिटी का फॉर्मेशन नहीं करते एज ए रूम टेम्परेचर। रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स, अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड टू व्हाट, एल्किल ब्रोमाइड्स। और इनकी रिएक्शन कैसे होती है, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ, चैप्टर 10 में पढ़ चुके हैं। डिहाइड्रेशन में क्या होता है आपको पता है, हाइड्रोजन क्या होता है, निकल जाएगा, है ना, रिमूवल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, है ना। और यहाँ से आपको क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे आप डिहाइड्रेशन कर सकते हैं अल्कोहल्स का। ये इनकी केमिकल बेसिकली प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आ गए ऑक्सीडेशन पे। ऑक्सीडेशन अल्कोहल्स का होता है, उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। जो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स हैं वहाँ पे क्लीवेज होगा, है ना। और इस तरीके का यहाँ पे फॉर्म, जिसको हम लोग डिहाइड्रोजनेशंस भी बोलते हैं। इस टाइप की क्लीवेज जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में देखने को मिलता है। और इस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व द लॉस ऑफ डाइहाइड्रोजन फ्रॉम एन व्हाट, एल्कोहल मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा है, ठीक है, ठीक है ना। तो डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज, जो प्राइमरी अल्कोहल होता है इट इज ऑक्सीडाइज टू एन एल्डिहाइड, है ना। और जो बाद में ऑक्सीडाइज हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में भी चेंज हो सकते हैं। तो ये आपका डिहाइड्रोजनेशन होता है, ऑक्सीडेशन हम करते रहते हैं, एल्डिहाइड बनेगा उसका फिर से डिहाइड्रेशन करेंगे और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा,
है ना। यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टार्चिंग एजेंट जैसे एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह का यूज़ करते हैं, या CrO3 का भी एनहाइड्रस मीडियम में भी यूज़ हम क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। इवन कीटोन्स वगैरह का भी फॉर्मेशन में से कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होती, है ना। और जब हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर जैसे KMnO4 वगैरह का यूज़ करते हैं एलिवेटेड टेम्परेचर्स में, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स का क्या होता है, क्लीवेज होता है ना। और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब आते हैं रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स। फॉलोइंग रिएक्शंस शोज बाय फिनॉल्स ओनली। ये देखो कुछ रिएक्शंस हैं जो सिर्फ फिनॉल्स दिखाते हैं, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। फिनॉल्स में क्या होता है, जो रिएक्शन होती है टेक्स प्लेस इन एरोमेटिक रिंग ऑन द एरोमेटिक रिंग पे ही होगा, है ना। तो यहाँ पे जो OH ग्रुप होता है जो बेंजीन रिंग से अटैच होता है, ये इट एक्टिवेट्स टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको पता है, OH हट जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा आपका कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लग जाएगा। जैसे नाइट्रेशन में क्या होता है, NO2 लग जाता है ना। ये दो जगह ऑर्थो और पैरा दोनों जगह पे लग सकता है। ऑर्थो और पैरा आइसोमर होते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं हम स्टीम डिस्टिलेशन से, इस चीज़ का ध्यान रखना। जो ओ नाइट्रोफिनॉल होता है ये स्टीम वोलेटाइल होता है, क्योंकि इसका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, बहुत ही कमज़ोर होती है, और ये इसलिए क्या होता है, वायलेट हो जाता है या वोलेटाइल हो जाता है जब हम इसको क्या करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। दूसरा है क्या, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या होता है, जब हम फिनॉल को ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हैं, है ना, या डिफरेंट रिएक्शन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे देखो, जब एन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द सॉल्वेंट ऑफ लो पोलैरिटी सच एज CaCl3 या CS2 या लो टेम्परेचर पे, तो यहाँ पे मोनो ब्रोमो फिनॉल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब हम फिनॉल को ट्रीट करते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है, जो एक प्रेसिपिटेट के रूप में निकलता है। ये भी रिएक्शन आपसे क्या कभी कभी पूछी जाती है। दूसरा है क्या, रीमर टीमन रिएक्शन पूछा जाता है, सॉरी कॉल्बी रिएक्शंस पे आते हैं। कॉल्बी रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन का जनरेशन होता है जब हम फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, है ना। हेंस इट अंडरगोज व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। और यहाँ पे और तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो एक मेन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। देख सकते हो ये रिएक्शन है, ये कॉल्बी रिएक्शन। तो रीमर टीमन में क्या होता है, रीमर टीमन भी पूछ लिया जाता है कि क्या कैसे रिएक्शन होते हैं। इन सारे रिएक्शंस को बच्चों आप याद कर लेंगे। ऑन ट्रीटिंग फिनॉल विद अ क्लोरोफॉर्म, है ना, ऑन ट्रीटिंग द फिनॉल विद अ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक CHO ग्रुप का फॉर्मेशन इंट्रोड्यूस होगा एट ऑर्थो पोजिशन पे बोंजीन के, और यहाँ पर क्या होगा, रीमर टीमन रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों ये, है ना। यहाँ पे जो इंटरमीडिएट सब्स्टिट्यूशन क्या बनेगा, वो बेंजल क्लोराइड बनता है, जो हाइड्रोलाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, एल्कलाई, और क्या बनाता है ये, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाता है। जिंक डस्ट के साथ फॉर्मेशन फिनॉल का, ये क्या करता है, देख सकते हो, फिनॉल को कन्वर्टेड बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है जब जिंक डस्ट का, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जब फिनॉल को ऑक्सीडेशन करते हैं क्रोमिक एसिड के साथ, तो ये कॉन्जुगेट डाई कीटोन बनाता है, जिसको हम लोग बेंजोक्विनोन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, इसको भी आप अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। कुछ कॉमर्शियल इनके यूजेस हैं जो आपको नहीं पढ़ना बच्चों, मिथनॉल इथनॉल ये आपके उसमें नहीं है, ये हटा दिया गया है, ठीक है। अब आता है आपका ईथर्स। ईथर्स में आपकी प्रिपरेशंस हैं, ठीक है, कुछ सिंथेसिस हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस, एंड देन फाइनली आपके लास्ट में थोड़ा सा इनके यूजेस आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही करें, या इसको कवर अप कर लें आज के लिए इतना रहता है। फिर ईथर्स को हम लोग लेक्चर पे बच्चों क्लियर करेंगे, ठीक है। इनके एनसीईआरटी क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कर लो, जितने भी इक्वेशंस हैं इनको भी आप अच्छे से लगा लीजिए, ठीक है, इनको तैयार कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, बाय बाय।